आराम से बैठने की बजाय कमरे के चक्कर लगाने लगते हैं और बड़े गुस्से में होते हैं, और अगर उन्हें वहाँ कोई इंसान नजर आ जाए तो उसे अपना दुश्मन समझकर फौरन काट लेते हैं। सुंदरी बोली, काश ऐसा ही हो, मैं सुबह चंपाकली की लाश देखना चाहती हूँ। दुलारी ने पूरे विश्वास के साथ सुंदरी को तसल्ली देते हुए कहा, मालकन, आप सुबह चंपाकली की लाश ही देखेंगी, मेरी बात का विश्वास करें। अच्छा, अब मैं अपनी कोठरी में जाती हूँ, इस वक्त मेरा आपके कमरे में रहना ठीक नहीं है। और दुलारी सुंदरी को उम्मीद के आलम में छोड़कर अपनी कोठरी की तरफ चल दी। एक हल्का सा शक दुलारी के दिल में था कि शायद शाम किसी कोने कुदरे में डर के मारे छुपा रहे और चंपाकली को ना डसे। चंपाकली बिस्तर पर पड़ी आंखें बंद किए नागपाल को याद कर रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोल दी और लेटे लेटे ही गौर करने लगी कि ये आवाज़ कैसी थी। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने आहिस्ता से फनकार मारी हो। अचानक चंपाकली को सांप का ख्याल आ गया। वो एकदम से पलंग पर उठकर बैठ गई। अब जो मंजर उसने देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। खौफ से बदन ठंडा पड़ गया। उसके पलंग पर पाइंती की तरफ उससे 2-3 फीट के फासले पर एक सांप फन खोले बैठा था और उसे अपनी सुर्ख नगीना जैसी आंखों से देख रहा था और बार बार अपनी जुबान निकाल रहा था। चंपाकली में जैसे जान ही न रही। वो पलंग से छलांग लगाकर भाग जाना चाहती थी, मगर वो जैसे पत्थर हो गई। ऐसे पहले उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। वो नाग मंदिर में जब रक्स किया करती थी तो सांपों को गोद में लेकर बाद में खुद दूध पिलाती थी और सांपों से उसे ज़रा डर नहीं लगता था। लेकिन नामालूम इस सांप में क्या बात थी कि चंपाकली का खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। शायद उसकी वजह ये थी कि नाग मंदिर और सांपों से दूर रहते हुए उसे एक मुद्दत गुजर गई और उसके अंदर का हैवानी खौफ बेदार हो गया था। अचानक सांप ने फनकार मारी। चंपाकली पलंग से छलांग लगाने वाली थी कि सांप ने लपक कर उसकी रान पर डस दिया। चंपाकली के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर पहरा देती औरत दौड़कर अंदर आ गई। उसने देखा कि चंपाकली अपनी रान को एक जगह दोनों हाथों से पकड़े पसीने में शराबूर है। चंपाकली ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मुझे सांप ने काट लिया है। सारी हवेली में शोर मच गया कि हवेली के मालिक की चहीती कनीज चंपाकली को सांप ने डस लिया है। नौकर नौकरानियां जाग पड़ी और आंखें मलती चंपाकली के कमरे की तरफ दौड़ी। शोर सुनकर सौदागर मुतिंगा भी जाग पड़ा। उसने पूछा, ये शोर कैसा है? उसकी खाबगाह के बाहर पहरा देते नौकर ने कहा, मालिक, चंपाकली जी को सांप ने डस लिया है। सौदागर मुतिंगा का जी भी चंपाकली से भरा नहीं था। अभी वो उसकी चहीती कनीज थी, अभी वो उससे मोहब्बत करता था। वो परेशानी की हालत में दौड़ता हुआ चंपाकली के कमरे में आया। देखा कि चंपाकली पलंग पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी है। उसने फौरन चंपाकली की टांग पर ऊपर की तरफ रेशमी डोरी बांध दी, मगर जहर उस वक्त तक असर कर चुका था और चंपाकली देखते देखते बेहोश हो गई। सौदागर मुतिंगा ने उसी लम्हे 2 गुलाम शहर के सबसे बड़े तबीब को बुलाने के लिए दौड़ाए। एक गुलाम ने कहा, मालिक, चंपा जी का इलाज अब तबीब के पास नहीं होगा। सांप का जहर अपना असर दिखा चुका है। मेरी माने, साहिल पर मैं एक जोगी स्पेरे को जानता हूँ, उसे बुलाया जाए। स्पेरों के पास सांप का मनका होता है। ये मनका जहाँ सांप ने काटा हो वहाँ रख दिया जाए तो सारा जहर चूस लेता है और आदमी बच जाता है। ये सुनकर सौदागर मुतिंगा ने उस गुलाम को हुक्म दिया कि वो फौरन जाए और जितनी रकम वो स्पेरा मांगे उसे देकर हवेली में ले आए। गुलाम उसी वक्त आंधी और तूफान की तरह भागता हुआ समंदर के किनारे बांसों के झुंड में नागपाल की झोंपड़ी में पहुंच गया। नागपाल शब जिंदादार ऋषियों मनियों के खानदान से था। उस वक्त जाग रहा था। गुलाम ने जाते ही हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे मालिक की रानी को सांप ने काट लिया है। हम पर रहम कीजिए और मेरे साथ चलकर उसे अच्छा कर दीजिए। मेरे मालिक आपकी झोंपड़ी हीरे जवाहरात से भर देगा। नागपाल बोला, भाई, हम जोगी लोग हैं, हमें तुम्हारे मालिक के हीरे जवाहरात की ज़रूरत नहीं। तुम हमें ये बताओ, तुम्हारे मालिक की रानी अभी जिंदा है या मर गई? गुलाम बोला, महाराज, वो बेहोश पड़ी है, अभी जिंदा है। नागपाल का दिल इंसानों की खिदमत के जज्बे से मामूर था। उसके गुरुदेव सुखपाल ने उसे पहला सबक ये दिया था कि बेटा, जहाँ तक हो सके दुखी इंसानों की मदद करना, उनके काम आना, उनकी खिदमत करना। और सांप के कांटे का इलाज नागपाल के पास मौजूद था, इसलिए वो फौरन चलने पर आमादा हो गया। उसने जहर चूसने वाले काले सांप को पिटारी में से निकालकर छोटी थैली में डाला और गुलाम के साथ सौदागर मुतिंगा की हवेली में पहुंच गया। हवेली के बड़े दरवाजे के दोनों तरफ 2 बड़ी बड़ी मशलें रोशन थीं और निज़ाबरदार 2 पहरेदार खड़े थे। गुलाम के साथ जोगी स्पेरे को आता देखकर पहरेदारों ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे को देखते ही नागपाल ने हवेली को पहचान लिया। यही वो हवेली थी जिसके बाहर वो एक दिन पहले सांप का तमाशा दिखा रहा था। और हवेली से निकलकर एक नौकरानी उसके पास आई थी और सांपों के बारे में बातें पूछने लगी थी। और फिर उसी रात को वो नौकरानी अपनी सहेली को, जिसका नाम उसने अंजलि बताया था,
अपने साथ लेकर नागपाल की झोंपड़ी में आई और एक जहरीला सांप ये कहकर ले गई कि उसकी माँ सांप के जहर का नशा करती है और उसे एक सांप की ज़रूरत है। नागपाल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुदरत उसे इस हवेली में महज इसलिए लाई है कि वो अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिल सके। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत को सांप ने काटा है और जिसका वो इलाज करने जा रहा है वो चंपाकली है। जैसे ही वो गुलाम के साथ चंपाकली के कमरे में दाखिल हुआ तो जैतून के चिरागों की रोशनी में पलंग पर चंपाकली को बेहोश पड़े देखकर हैरान होकर रह गया। एक लम्हे के लिए वो भूल गया कि वो कहाँ पर है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने चंपाकली को देख रहा है। दूसरे ही लम्हे उसने अपने आप को संभाला और सौदागर मुतिंगा से पूछा, सांप ने इसे कहाँ काटा है? सौदागर ने जवाब दिया, महाराज, इसकी टांग पर काटा है। नागपाल ने जल्दी से कपड़ा हटाकर चंपाकली की टांग को देखा। जहाँ सांप ने डसा था वो जगह नीली पड़ गई थी। चंपाकली के दिल की धड़कन बहुत मध्यम हो गई थी, मगर वो भी जिंदा थी। नागपाल ने फौरन थैली में से काला सांप निकाला और उसका मुंह चंपाकली की टांग पर सांप की डसी हुई जगह पर रख दिया और उस सांप को कहा, नाग देवता के हुक्म से इस औरत के जिस्म में से सांप का सारा जहर चूसकर फेंक दे। सौदागर मुतिंगा, नौकरानियां, गुलाम और दूसरी कनीज़ें तजस्सुस और हैरत के आलम में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उनमें सुंदरी भी खड़ी थी, मगर नागपाल उसे पहचान नहीं सका क्योंकि सुंदरी नागपाल की झोंपड़ी में मुंह सर कपड़े में छुपा कर आई थी और उसने सुंदरी की शक्ल सूरत नहीं देखी थी। सांप ने फौरन चंपाकली के जिस्म में से सांप का जहर चूसना शुरू कर दिया। वो थोड़ा थोड़ा जहर चूस कर फेंकता जा रहा था। वहां पर मौजूद सब लोग हैरत ज़दा होकर यह अनोखा खेल देख रहे थे। जब सांप ने चंपाकली के जिस्म में से सांप का सारा जहर चूस कर फेंक दिया और सांप के मुंह में चंपाकली का खून आना शुरू हो गया तो नागपाल ने सांप को पकड़कर थैली में डाल दिया और चंपाकली की गर्दन पर एक तरफ उंगली रखकर देखा कि चंपाकली के दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी थी। नागपाल ने आंखें बंद करके अपना सर तसव्वुर ही तसव्वुर में नाग देवता के रूबरू झुका दिया और खामोश जुबान में दिल ही दिल में कहा, नाग देवता, तेरी शक्ति महान है। मैं तुझे नमो नमो करता हूँ, तेरे आगे सर झुकाता हूँ। तेरा कहा पूरा हुआ। तूने मुझे मेरी पत्नी से मिला दिया। चंपाकली के जिस्म का रंग जो नीला पड़ गया था आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत में आ रहा था। उसने दो एक बार अपने सर को जरा सा हिलाया। नागपाल अपने सांप की थैली पकड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने वहां पर मौजूद हवेली के मालिक की नौकरानियों में सबसे पीछे खड़ी उस नौकरानी जिसका नाम दुलारी था को देख लिया। अगरचे वो नौकरानियों से पीछे अपना मुंह छुपा रही थी कि ताकि नागपाल उसे देख न ले, मगर नागपाल की रोशन निगाहों ने नौकरानी दुलारी को देख लिया और फौरन समझ गया कि चंपाकली इस हवेली में होने वाली किसी खूनी साजिश का शिकार हुई है। उसे इस सांप से टसवाया गया है जो सांप ये नौकरानी नागपाल से ले गई थी। नागपाल इस हकीकत से बेखबर नहीं था कि होश में आने के बाद जैसे ही चंपाकली अपने सामने उसे देखेगी उसके मुंह से बेख्तियार नागपाल का नाम निकल आएगा और वहां पर मौजूद सबको मालूम हो जाएगा कि यही वो नागपाल है जिसको विशाला के राजा के जासूस श्रीलंका में जगह जगह तलाश करते फिर रहे हैं। अगरचे नागपाल की दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे, लेकिन चंपाकली ने इस बदले हुए हुलिये में भी नागपाल को पहचान लेना था। चुनाचे वो चंपाकली के होश में आने से पहले पहले सौदागर की हवेली से निकल जाना चाहता था। सौदागर मुतिंगा को नागपाल ने कहा, इसके जिस्म से मेरे सांप ने सारा जहर चूस लिया है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा, मैं जाता हूँ। सौदागर मुतिंगा ने उसे हीरे जवाहरात इनाम में देने चाहे, लेकिन नागपाल ने कुछ लेने से इनकार कर दिया। नागपाल इस भयानक हकीकत से आगाह हो गया था कि इस हवेली में चंपाकली के खिलाफ कोई गहरी साजिश चल रही है जिसके तहत उसे मार डालने की कोशिश की गई है और ये कोशिश दोबारा भी की जा सकती है। इस एतबार से चंपाकली की जान खतरे में थी। नागपाल इस हैसियत में नहीं था कि चंपाकली को हवेली से निकाल कर अपने साथ ले जा सकता। वो चाहता था कि जितनी देर तक वो चंपाकली को वहाँ से निकाल ले जाने की तदबीर नहीं करता उतनी देर तक चंपाकली हवेली में बिल्कुल महफूज रहे और उसकी जान को किसी किस्म का कोई खतरा ना रहे। एक तरकीब उसके जहन में आ गई। उसने उठते हुए सौदागर मुतिंगा से कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। नागपाल सौदागर मुतिंगा को कमरे से बाहर ले गया। बाहर आकर नागपाल ने कहा, इस औरत को किसी बहुत ही जहरीले सांप ने डसा था। अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो इसका बचना नामुमकिन था, लेकिन अभी इस औरत की जान खतरे से बाहर नहीं है। सौदागर मुतिंगा ने कहा, महाराज, चंपा मेरी सबसे बढ़कर चहीती कनीज़ है। मैं उसकी जान बचाने के लिए आपका मुंह हीरे जवाहरात से भर दूंगा। जैसे भी हो सके उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लीजिए। नागपाल ने सख्त लहजे में कहा, तुम दौलतमंद लोग हर शय को दौलत के तराजू में तोलने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी दौलत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। सौदागर मुतिंगा ने हाथ जोड़ दिए और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप हुक्म करें,
आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। नागपाल बोला, मैं इसीलिए तुम्हें कमरे से बाहर ले आया हूँ। सुनो, अगरचे चंपा के जिस्म से मैंने शाम का सारा जहर निकाल दिया है, लेकिन ज्यादा देर हो जाने से जहर का असर अभी उसके जिस्म में बाकी है। उसको खत्म करने के लिए मुझे हर रात खुद आकर चंपा कली के जिस्म पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकने पड़ेंगे। लेकिन इस दौरान तुम चंपा को कमरे में इस तरह बंद करके रखना कि सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई आदमी या औरत चंपा के कमरे में दाखिल ना होने पाए। अगर तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आदमी या औरत चंपा कली के कमरे में दाखिल हुआ तो याद रखो, फिर मेरे मंत्र भी चंपा कली को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा सकेंगे। सौदागर मुतिंगा के सर पर अभी चंपा कली के जिस्म की मोहब्बत का भूत ताज़ा ताज़ा सवार हुआ था। फौरन बोला, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा आपने कहा है मैं उस पर पूरा पूरा अमल करूँगा, और सिवाय मेरे चंपा के कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। मैं अभी जाकर सब लोगों को कमरे से निकाल देता हूँ। नागपाल को तसल्ली हो गई। उसने कहा, मैं चलता हूँ। सौदागर मुतिंगा बोला, महाराज, मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दें। मुझे इतनी इजाज़त दें कि मेरे गुलाम आपको पालकी में बिठाकर आपकी झोंपड़ी तक छोड़ाए। नागपाल बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बगैर पालकी के भी जा सकता हूँ। मैं कल रात इसी वक्त चंपा के जिस्म पर मंत्र फूंकने आऊँगा। हो सकता है मुझे ये मंत्र फूंकने 3-4 रातें आना पड़े। उस वक्त चंपा के कमरे में सिवाय तुम्हारे और किसी को नहीं होना चाहिए। सौदागर मुतिंगा हाथ जोड़कर बोला, सिवाय मेरे और कोई नहीं होगा महाराज। नागपाल ने कहा, मैं हवेली के बड़े दरवाजे से आऊँगा। हवेली के दरबानों को बता देना कि जब मैं आऊँ तो दरवाज़ा फ़ौरन खोल दें। सौदागर मुतिंगा बोला, मैं अभी सब दरबानों को खबरदार कर दूंगा महाराज। आपको दूर से आता देखकर दरबान हवेली का दरवाज़ा खोल देंगे। नागपाल के दिल में अचानक एक ख्याल आ गया। उसने सौदागर मुतिंगा से कहा, एक ज़रूरी बात जो मैं कहना भूल गया था, वो ये है कि चंपा को सांप के डसने और मेरे यहाँ आने और चंपा के जिस्म से सांप का जहर निकालने का राज कम से कम 15 दिन तक इस हवेली से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ये राज हवेली से बाहर किसी को मालूम हो गया तो जिस सांप ने चंपा को काटा था वो दोबारा आकर उसे डस देगा और फिर मैं भी उसका इलाज नहीं कर सकूंगा। सबसे भयानक बात ये होगी कि वो सांप बारी बारी एक एक करके हवेली में रहने वाले सारे इंसानों को डसकर हलाक कर देगा। ये सुनकर सौदागर मुतिंगा डर गया और कहने लगा, महाराज, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये राज इस हवेली से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, उसके लिए मुझे 15 दिनों के लिए हवेली के सारे नौकरों और कनीज़ों को हवेली में कैद ही क्यों ना करना पड़े। ऐसा ही करना, नागपाल ने कहा, वरना सांप तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा नागपाल ने आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत को कम से कम 15 दिन के लिए टालने के लिए कहा था। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता था कि सौदागर मुतिंगा की कनीज चंपा को सांप के डसने और फिर एक जोगी सपेरे के उसके जिस्म से अपने सांप के जरिए जहर निकालकर बाहर फेंकने की खबर शहर में ना फैले। शहर में ना सिर्फ विशाला के राजा के जासूस बल्कि श्रीलंका के राजा के खास जासूस भी नागपाल को पकड़ने के लिए खोज लगाते फिर रहे थे। राजा विशाला ने नागपाल की खास निशानी जासूसों को ये बताई थी कि वो नाग देवता का ऐसा पुजारी है जो अपने खास सांप की मदद से सांप के डसे हुए इंसान के जिस्म से जहर निकालकर उस इंसान को मरने से बचा लेता है। ये ऐसी हैरत अंगेज बात थी कि उसका शहर भर में फैलना कुदरती अमर था। ये खबर राजा विशाम के जासूसों तक फौरन पहुंच जाती और फिर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि नागपाल गिरफ्तार होने से बच जाता। अगर वो अकेला होता तो बड़ी आसानी के साथ रूपोश हो सकता था, लेकिन अब चंपाकली को उसने देख लिया था और चंपाकली को हवेली से निकालकर साथ ले जाना ज़रूरी था और उसके लिए थोड़ी सी मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी, जिसकी खातिर उसने सौदागर मुतिंगा के दिल में मौत का खौफ डालकर उसे इस राज को 15 योम के लिए हवेली के अंदर छुपाए रखने की ताकीद की थी। नागपाल को यकीन था कि 15 दिन क्या वो 3 दिन के अंदर अंदर चंपाकली को सौदागर की हवेली से भगाकर ले जाएगा। सौदागर मुतिंगा ने नागपाल के जाने के बाद हवेली के बाहर जाने वाले सारे छोटे और बड़े दरवाजे बंद करवा दिए और हुक्म जारी कर दिया कि 15 दिन तक ना कोई हवेली से बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से हवेली के अंदर आएगा। उस जमाने के लोग क्या, आज के ज़माने के लोगों में भी तवहम परस्ती पाई जाती है। सौदागर मुतिंगा को खुद अपनी जान का खतरा था, इसलिए उसने नागपाल की हिदायत पर सख्ती से अमल किया और हवेली के सारे लोगों को एक तरह से हवेली की 4 दीवारी में कैद कर दिया। ये कैद ऐसी थी कि हवेली में उनसे मिलने कोई बाहर से भी नहीं आ सकता था। लेकिन नागपाल इंसान की और ख़ास तौर पर औरतों की फितरत से वाकिफ़ था। वो जानता था कि औरत कोई हैरत अंगेज़ चीज़ या कोई वाक़या देख ले तो उसे दूसरी औरतों को सुनाने के लिए बेचैन हो जाती है, और सौदागर की हवेली में एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ था कि जो हवेली में मौजूद लोगों ने सारी ज़िंदगी कभी नहीं देखा था। चुनाचे इस बात का इम्कान था कि कोई नौकरानी या नौकर किसी तरीके से हवेली से बाहर निकल कर ये बात किसी दूसरी औरत को बता दे। अफवाह और इस किस्म की हैरत पैदा कर देने वाले वाक़ये की खबर बड़ी बर्क रफ्तारी से सफ़र करती है
और इससे पहले कि नागपाल अपनी पत्नी और महबूबा चंपाकली को हवेली से किसी महफूज जगह पर ले जाने की मनसूबाबंदी करे, वो पकड़ा जाए। इन तमाम खदशात और इम्कानात को सामने रखते हुए नागपाल ने दिल में यही फैसला किया कि अब चंपाकली की निशानदेही हो गई है तो उसे सौदागर की हवेली से जितनी जल्दी हो सके निकाल ले जाना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात को नागपाल सौदागर मुतिंगा की हवेली में फिर आ गया। हवेली का बड़ा दरवाज़ा बंद था। दरबानों ने उसे मशलों की रोशनी में आते देखकर फौरन दरवाज़ा खोल दिया। सौदागर मुतिंगा जाग रहा था और हवेली के बरामदे में नागपाल के इंतज़ार में खड़ा था। उसने आगे बढ़कर नागपाल को हाथ बांधकर प्रणाम करके और उसके पाँव छूकर खैर मकदम किया। नागपाल ने कहा, कनीज़ चंपा कहाँ है? सौदागर ने जवाब दिया, महाराज, वो अपने कमरे में है। नागपाल ने कहा, उसके पास कौन है? कोई नहीं है महाराज, वो बिल्कुल अकेली है। सौदागर मुतिंगा ने कहा। नागपाल ने पूछा, अब उसकी तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है महाराज, सौदागर मुतिंगा ने जवाब दिया। वो नागपाल को लेकर चंपाकली के कमरे की तरफ चल पड़ा। चंपाकली के कमरे के बंद दरवाजे पर पहुंचकर नागपाल रुक गया। उसने सौदागर से कहा, जब तक मैं कनीज़ चंपा पर मंत्र फूंकूं, कमरे में कोई दाखिल ना हो। सौदागर मुतिंगा ने फौरन कहा, कोई नहीं आएगा कमरे में महाराज, इस कमरे के कोई करीब भी ना आए। नागपाल ने उन लोगों को कमरे से और दूर कर दिया और खुद आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। चंपाकली को अब तक ये इल्म नहीं था कि जिस जोगी सपेरे ने उसका इलाज किया है, वो इसे मौत के मुंह से बचा लिया है, वो नागपाल ही है। कमरे में जैतून के चिराग की शमा जल रही थी, जिसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी। जिस पलंग पर चंपाकली दीवार की तरफ मुंह करके लेटी थी, वहाँ चिराग की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी और हल्का हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। नागपाल दबे पांव कमरे में चलता पलंग के पास आकर रुक गया। चंपाकली अभी तक दूसरी तरफ मुंह किए लेटी थी। उसे बता दिया गया था कि आधी रात को जोगी सपेरा उस पर मंत्रों का जाप करने आएगा, मगर उस वक्त उस पर गनूदगी सी तारी हो गई थी और उसे जोगी सपेरे के कमरे में दाखिल होने का पता नहीं चल सका। नागपाल पलंग की पट्टी पर बैठ गया। गनूदगी की हालत में ही दूसरी तरफ मुंह करके लेटी चंपाकली को एक बड़ी मानूसी खुशबू का एहसास हुआ। वो जानती थी कि ये खुशबू किसकी हो सकती है। चंपाकली ने चौंक कर गर्दन मोड़ी और देखा कि उसके पलंग पर एक घनी दाढ़ी और लंबे बालों वाला जोगी बैठा है। वो जल्दी से उठकर पीछे होकर बैठ गई। पहली नज़र में उसने नागपाल को नहीं पहचाना। पिछली रात जब नागपाल ने उसका इलाज किया था तो वो बेहोश थी। चंपाकली को किसी हिजानी कैफियत से बचाने की खातिर नागपाल के लिए अपना आप फौरन जाहिर कर देना बड़ा ज़रूरी था। चुनाचे उसने कहा, चंपाकली, मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा नागपाल हूँ। चंपाकली को ऐसे लगा जैसे उसकी आंखों के आगे बिजली की चमक लहरा गई हो। अब उसने नागपाल को पहचान लिया था। वो बेख्तियार नागपाल से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। नागपाल उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे नाग देवता ने ख्वाब में खुशखबरी दी थी कि मेरी चंपा मुझे इसी शहर में मिलेगी, और नाग देवता का कहा सच हुआ। चंपाकली को अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो नागपाल के सीने के साथ लगी बच्चों की तरह सिसकियां भर रही थी। ये कैफियत उन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। नागपाल ने दबी जुबान में कहा, चंपा, ये रोने धोने का वक्त नहीं है, अपने आप को संभालो। हम एक दूसरे से मिल जरूर गए हैं, लेकिन हमारे फिर से जुदा कर दिए जाने का खतरा अभी मौजूद है। ये सुनकर चंपाकली ने अपने आंसू पोंछते हुए नागपाल की तरफ देखा और कहा, तुम इतनी मुद्दत मुझसे दूर क्यों रहे नागपाल? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी? कल मुझे एक सांप ने डस लिया था। कहते हैं किसी सपेरे ने मुझे बचा लिया था, और वो सपेरा आज रात भी आने वाला है। उसके आने से पहले पहले मुझे यहाँ से निकाल ले चलो नागपाल। नागपाल ने धीमी आवाज़ में कहा, वो सपेरा कोई और नहीं था, वो मैं ही था। मैंने ही एक सांप की मदद से तुम्हारे जिस्म से सांप का सारा जहर निकाल दिया था। चंपाकली ने अपना सर नागपाल के सीने से लगा दिया। नाग देवता ने मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए तुम्हें भेज दिया और हम एक दूसरे से दोबारा मिल गए। चंपाकली ने अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमसे जुदा होने के बाद मेरा जो हाल हुआ तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हें अपने पास देखकर मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मगर ये हवेली मेरे लिए दोज़ख के बराबर है। मुझे यहाँ से निकाल ले चलो नागपाल। नागपाल ने बड़ी मुश्किल से चंपाकली को सुकून की हालत में किया और मुख्तसर लफ्ज़ों में वो तमाम हालात बयान कर दिए जिन हालात में से वो गुजर रहा था। उसने कहा, तुम क्या समझती हो कि तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा? मेरी ज़िंदगी का इस वक्त एक ही मकसद है कि किसी तरीके से तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊँ, मगर हालात बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, विशाला के राजा ने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। उनसे बचने के लिए मैंने दाढ़ी और सर के बाल बढ़ा लिए हैं। हमें जो कदम भी उठाना होगा, बड़ा सोच समझ कर उठाना होगा। इस हवेली का मालिक तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से निकलने नहीं देगा। चंपाकली ने मुस्तरिब होकर कहा, लेकिन नागपाल, अब मुझसे एक पल भी यहाँ नहीं रहा जाएगा।
नागपाल ने चंपाकली को तसल्ली देते हुए कहा, अगर हमने जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ, और फिर हो सकता है हम कभी एक दूसरे से ना मिल सके। चंपाकली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब हम एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं होंगे। हम किसी दूर दराज जजीरे में चले जाएंगे, फिर कभी शहरी आबादियों में नहीं आएंगे, लेकिन मुझे यहाँ छोड़कर ना जाना नागपाल। नागपाल ने चंपाकली को अपने से अलग करते हुए उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और बोला, चंपाकली मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस किस्म की बातें तुम कर रही हो, कुछ देर के लिए उन्हें अपने दिल से निकाल दो और अकल और होशमंदी से काम लो। मेरे जाने के बाद तुमने यही जाहिर करना है कि तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हारे लिए मैं एक आम जोगी स्पेरा हूँ। मुझे इतना मौका दो कि मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल ले जाने की कोई तदबीर सोच सकूँ। फिर नागपाल ने चंपाकली को बता दिया कि किस तरह उसने सांप के जहर चूसने के राज को हवेली से बाहर ना निकलने की खातिर सौदागर मुतिंगा को हदायत कर दी है कि अगर ये राज हवेली से बाहर निकल गया तो इन सब की मौत वाक़ई हो जाएगी। और सौदागर मुतिंगा ने हवेली के इर्द गिर्द सख्त पहरा लगा दिया है ताकि ना बाहर का कोई आदमी हवेली में आ सके और ना हवेली के अंदर का कोई आदमी बाहर जा सके। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाने के लिए किया है। चंपाकली ने गमज़दा होकर पूछा, क्या तुम चले जाओगे? नागपाल ने कहा, मैं इसलिए जाऊँगा कि दूसरी बार आकर तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँ, लेकिन इसके लिए कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मैं रोज़ रात को तुम पर मंतर फूंकने के बहाने आऊँगा। मैंने हवेली के मालिक से कह दिया है कि मुझे 15 रातें तुम पर मंतर फूंकने होंगे। तो क्या मैं 15 दिन और यहाँ कैद रहूँगी? चंपाकली ने बेचैन होकर कहा। नागपाल ने एक बार फिर उसे मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने ये कब कहा है कि तुम 15 दिन तक यहीं रहोगी? हो सकता है मैं कल ही कोई तरीका सोचकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। हो सकता है इसमें 2-1 दिन और लग जाएं, लेकिन विश्वास करो मैं जितनी जल्दी हो सका तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कल का दिन दे दो। उसके फ़ौरन बाद नागपाल पलंग से उठकर पलंग के पास रखी हुई लकड़ी की बड़ी चौकी पर बैठ गया और बुलंद आवाज़ में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। चंपाकली पलंग पर बैठी खामोश प्यार भरी नज़रों से नागपाल को तकती रही। वो जिंदगी में पहली बार उसे दाढ़ी और सर के बड़े हुए गुंजान बालों के साथ देख रही थी। इस हुलिये में भी नागपाल उसे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वो ये सोचकर परेशान भी हो रही थी कि अगर वो दोनों हवेली से फरार होते हुए पकड़ लिए गए तो फिर क्या होगा। नागपाल को विशाला के राजा के सिपाही पकड़ कर ले जाएंगे और वो खुद हवेली के तहखाने में डाल दी जाएगी। बल्कि हो सकता है हवेली का मालिक तैश में आकर उसे कत्ल कर डाले। कुछ देर झूठ मूठ के मंत्रों का जाप करने के बाद नागपाल चंपाकली को तसल्लियाँ देकर और दूसरी रात आने का वादा करके चंपाकली के कमरे से बाहर आ गया। नागपाल की हिदायत के मुताबिक कमरे के बाहर कोई नहीं था। कुछ फासले पर सौदागर मुतिंगा नीम तारीख राहदारी में अकेला टहल रहा था। जैसे ही नागपाल उसके करीब पहुंचा, सौदागर मुतिंगा ने आगे बढ़कर पूछा, महाराज कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कोई परेशानी नहीं हुई, नागपाल बोला। अब मैं चलता हूँ, कल रात इसी वक्त मंत्र फूंकने आऊँगा। नागपाल ने जाते हुए सौदागर को एक बार फिर ताकीद कर दी कि कनीज चंपाकली की सेहतयाबी के राज की पूरी हिफाजत की जाए। और जिसके जवाब में सौदागर मुतिंगा ने कहा, महाराज मैंने हवेली के बाहर सख्त पहरा लगा दिया है। जितने दिन आप चंपा पर मंत्रों का जाप करेंगे, ना कोई बाहर से गैर आदमी अंदर आएगा और ना हवेली से किसी को बाहर जाने की इजाज़त होगी। अगली रात नागपाल चंपाकली पर मंत्रों का झूठ मूठ झाड़ फूंक करने दोबारा सौदागर की हवेली में पहुंच गया। चंपाकली बड़े इश्तियाक के साथ उसका इंतजार कर रही थी, इस ख्याल से कि हो सकता है सौदागर दरवाजे से कान लगाए हुए हो। नागपाल कुछ देर तक मंत्रों को ऊंची आवाज़ में पढ़ता रहा। इस दौरान चंपाकली बेचैनी की हालत में पलंग पर बैठी रही। जब मंत्रों का जाप खत्म हुआ और नागपाल उसके पास आकर पलंग पर बैठ गया तो उसने उसके गले में बाहें डाल दी और शिकस्ता आरज़ू की आवाज़ में पूछा, नागपाल मुझे आज यहाँ से ले जाओगे ना? नागपाल के जहन में एक मंसूबा ज़रूर था, मगर अभी उसकी शक्ल पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुई थी। उसने कहा, आज नहीं चंपाकली, लेकिन कल तक ज़रूर मैं कोई तरीका ढूंढ लूँगा। चंपाकली ने मायूस होकर कहा, मैं तुम्हारे बगैर कल तक कैसे ज़िंदा रहूँगी? नागपाल बोला, जहाँ इतने दिन गुजारे हैं वहाँ कल का दिन भी गुजार लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त मैं तुम्हें ख़ास चीज़ देना चाहता हूँ। और नागपाल ने अपने स्पेरों की वज़ा की सदरी में हाथ डालकर मुल्क विशाला के राजा की बांझ रानी की दी हुई हीरे की शाही अंगूठी निकालकर चंपाकली को दिखाई। चंपाकली अंगूठी लेकर उसे हैरानी से देखने लगी। अंगूठी का आलूचे जितना बड़ा सफ़ेद हीरा चमक रहा था। उसने पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली नागपाल? नागपाल ने जवाब दिया, जिन दिनों मुझे विशाला शहर के राजा विशाला ने शाही स्पेरा तबीब के तौर पर ज़बरदस्ती अपने महल में रखा हुआ था और मैं वहाँ से निकल भागने की तदबीरें सोचता रहता था, तो एक दिन राजा विशाला की एक रानी जिसकी औलाद नहीं हो रही थी मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा
क्या आप इतने बड़े तबीब हैं? आपने अपने सांप को हुक्म दिया और उसने मेरे बदन से सांप का सारा जहर चूस लिया। आप मुझ पर एक और कृपा करो, मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हो जाए जो राजा के तख्त पर बैठकर राज करे। ये सुनकर मुझे फरार की एक तरकीब सूझ गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा इलाज एक खास जड़ी बूटी से हो सकता है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए मुझे महल से निकलकर जंगल में जाना पड़ेगा, और महल के चारों तरफ राजा ने मेरे लिए पहरा बिठा दिया है। रानी ने कहा, महाराज, मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे महल के एक खुफिया रास्ते का पता है। आप वहाँ से निकलकर जंगल में जाएं और मेरे इलाज के लिए जड़ी बूटी लेकर आएं। मैं बहुत खुश हुआ कि देवताओं ने अपने आप मेरे फरार होने का इंतजाम कर दिया है। जब मैं जाने लगा तो रानी ने अपनी अंगूठी उतार कर मुझे दी और कहा, अगर फ़र्ज़ किया खुफिया रास्ते के बाहर कोई पहरेदार मौजूद हो तो ये अंगूठी उसे दिखा दीजिएगा, वो कुछ नहीं कहेगा। मैंने वो अंगूठी लेकर अपने पास रख ली और यूँ वहाँ से फरार हो गया। वहाँ से मैं रात के वक्त एक बादबानी कश्ती में बैठकर इस मुल्क श्रीलंका पहुँच गया। ये अंगूठी उस वक्त से मेरे पास ही है, इसे तुम अपने पास रख लो। हो सकता है यहाँ से फरार होने के बाद हमें इसको फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ जाए। चंपाकली ने हीरे की शाही अंगूठी अपनी कमीज़ के अंदर छुपा ली और नागपाल से कहा, मेरे जहन में एक तरकीब है। नागपाल ने चंपाकली की तरफ देखा। वो बोली, इस हवेली के पीछे एक गहरी खाई है। मैं आज रात के पिछले पहर किसी तरह से हवेली की छत पर चढ़कर खाई में कूद जाऊंगी। तुम वहाँ से मुझे निकाल लेना, फिर हम यहाँ से भाग चलेंगे। नागपाल बोला, इसमें खतरा है कि तुम जख्मी हो जाओगी। मैं कल आकर तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, उस पर अमल करते हुए हम दोनों इस हवेली से ही नहीं बल्कि इस मुल्क से भी निकल जाएंगे। चंपाकली थोड़ी मुतमईन हो गई, लेकिन उसकी फिक्रमंदी दूर नहीं हुई थी। कहने लगी, नागपाल, मैं कल के बाद इस हवेली में नहीं रहना चाहती। कल मुझे यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले चलना। नागपाल ने दूसरी रात चंपाकली को हवेली से निकाल ले जाने का वादा कर लिया। मामूल के मुताबिक कुछ देर तक दोबारा मंत्रों का जाप किया और कमरे से निकल गया। सौदागर मुतिंगा उसके इंतजार में राहदारी में मौजूद था। नागपाल ने सौदागर से कहा, सब काम ठीक हो रहा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं कल रात फिर आऊँगा। नागपाल अपने बांसों और नारियल के झुंड वाली झोंपड़ी में वापस आ गया। उसने चंपाकली का दिल रखने के लिए उसे कह दिया था कि वो फरार के एक मंसूबे पर गौर कर रहा है। हकीकत ये थी कि अभी तक चंपाकली को सौदागर की हवेली से निकालने की कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आई और वो काफ़ी परेशान था। उसे कोई ऐसा बहाना समझ में नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि वो सौदागर मुतिंगा से ये कहकर चंपाकली को हवेली से निकाल कर अपनी झोंपड़ी में ले आए कि अब उसका बाकी इलाज मैं अपनी झोंपड़ी में करूँगा। सौदागर मुतिंगा उसको फ़ौरन मान जाएगा, लेकिन बहुत मुमकिन है कि उसके दिल में शक पैदा हो जाए और वो खुफिया तौर पर अपने कुछ आदमी चंपाकली की हिफाजत की खातिर पीछे लगा दे। लेकिन इसके सिवा नागपाल को दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर उसने यही फैसला किया कि कल रात वो सौदागर मुतिंगा से कहेगा कि चंपाकली का बाकी इलाज मैं अपनी झोंपड़ी में या नदी के किनारे बैठकर करूँगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नागपाल ने यह भी सोच लिया कि अगर चंपाकली को भगा कर ले जाते वक्त सौदागर के आदमियों ने खुफिया जगहों से निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वह अपनी पिटारी के जहरीले जंगली सांप उन पर छोड़ देगा। उन सांपों को देखकर या तो सौदागर के आदमी वहां से भाग जाएंगे और अगर ना भागे तो सांपों के डसने से मारे जाएंगे। नागपाल ने अपनी तरफ से एक मंसूबा बना लिया था जिसकी कामयाबी का उसे 100% यकीन था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि तकदीर ने उसके लिए एक और ही मंसूबा तैयार कर रखा है। हुआ यूँ कि जब सौदागर मुतिंगा की पक्की उम्र की कनीज सुंदरी की खूनी साजिश नाकाम हो गई और वह चंपाकली को सांप से डसवा कर रास्ते से ना हटा सकी तो वो अंदर ही अंदर खून के घूंट पीकर रह गई। लेकिन वो हार मानने वाली औरत नहीं थी। उसके दिमाग में चंपाकली को हलाक करने की एक और तरकीब आ गई। श्रीलंका की राजधानी में सुंदरी की एक जानने वाली औरत रहती थी जो जादू टोना करती थी और जिसका जादू टोना कभी खाली नहीं जाता था। सुंदरी हो तो उसके पास नहीं जा सकती थी क्योंकि सौदागर मुतिंगा ने हवेली के इर्द गिर्द पहरा लगवा दिया था और किसी को 15 दिन तक के लिए हवेली से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। सुंदरी ने अपनी राजदार नौकरानी दुलारी से बात की और उसे कहा, तुम चंद्रानी के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से सारी बात समझा कर कहो कि मुझे कोई ऐसा जादू टोना बताए कि मैं चंपाकली को अपने रास्ते से हटा सकूं। उस जादू टोना करने वाली औरत का नाम चंद्रानी था। दुलारी ने कहा, मालकन, मैं हवेली से बाहर कैसे निकलूंगी? हवेली के बाहर तो पहरा बैठा है। सुंदरी ने उसका इलाज पहले से सोच रखा था। उसने कहा, मेरे कमरे की खिड़की के बाहर नारियल का जो दरख्त है उसका तना खिड़की के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। तुम रात के अंधेरे में उस दरख्त के तने को पकड़कर नीचे उतर जाना और चंद्रानी से जादू टोना मालूम करके वापस आ जाना। दुलारी का दिल तो नहीं चाहता था मगर मालकन के हुक्म के आगे वो मजबूर थी। चुनाचे जब रात का अंधेरा चारों तरफ छा गया तो दुलारी सुंदरी के कमरे में आ गई। सुंदरी पहले से वहाँ मौजूद थी। उसने दुलारी से कहा, तुम्हें दिन की रोशनी होने से पहले पहले वापस आना होगा।
सुंदरी ने खुद खिड़की खोलकर दुलारी को सहारा देकर दरख्त के तने तक पहुंचाया और दुलारी तने के सहारे नीचे उतरकर हवेली से बाहर आ गई। जादू टोना करने वाली चंद्रानी का मकान दुलारी ने देख रखा था। वो उसी तरफ को चल दी। रास्ते में दुलारी के बड़े भाई का मकान पड़ता था। दुलारी को अपने भाई से मिले बहुत दिन हो गए थे। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने भाई से मिलती जाए और वो अपने भाई के घर आ गई। उसके भाई ने दुलारी को देखा तो पूछा, रात के वक्त कैसे आना हुआ? औरत होने के नाते दुलारी किसी न किसी को कनीज चंपाकली के बदन से सांप के जहर चूसने का वाक़या सुनाने को बेकरार हो रही थी। उसने अपने भाई को एक रात पहले हवेली में कनीज चंपा को सांप के डसने और फिर एक जोगिस पेरे का अपने सांप की मदद से कनीज के बदन से जहर को बाहर निकाल देने का सारा वाक़या खूब नमक मिर्च लगाकर सुना दिया। सारा वाक़या सुनाने के बाद उसने भाई से कहा, भाई मैंने तो तुम्हें ये वाक़या सुना दिया है, मगर तुम इसे अपने तक ही रखना, आगे किसी को ना बताना। उसके भाई ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसका किसी से जिक्र नहीं करूँगा। अपने भाई को सब कुछ बताने के बाद दुलारी के दिल का बोझ हल्का हो गया और वो वहाँ से सीधी जादू टोना करने वाली चंद्रानी के मकान पर आ गई और उसे सुंदरी का पैगाम दिया। चंद्रानी ने कहा, सुंदरी से कहना कि मैंने एक हफ्ते के लिए अग्नि देवी का व्रत रखा है। इन दिनों में मैं कोई जादू टोना नहीं करती, लेकिन व्रत खत्म होते ही मैं उसे एक ऐसा जादू बताऊंगी जिसको करने से उसके रास्ते की सारी रुकावटें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। वापस जाकर दुलारी ने सुंदरी को चंद्रानी का जवाबी पैगाम दिया। सुंदरी ठंडा सांस भरकर बोली, ठीक है, मैं एक हफ्ता इंतजार कर लूँगी। दुलारी ने अगरचे अपने भाई को ताकीद की थी कि वो कनीज चंपा के बदन से जोगिस पेरे के सांप का जहर निकालने वाली बात किसी को आगे ना बताए, और उसने भी वादा कर लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। लेकिन ये बात ऐसी ही थी कि उसे उसका भाई भी हजम नहीं कर सका। सुबह होते ही उसने अपने एक दोस्त को सारा किस्सा सुनाया और साथ ही ताकीद कर दी, मैंने तो ये बात तुम्हें बता दी है, मगर तुम इसे अपने तक ही महदूद रखना, आगे किसी को ना बताना। आपने जिस दोस्त को दुलारी के भाई ने ये चंपाकली का किस्सा सुनाया था, वो ऐसा आदमी था कि जिसे हर लम्हे हिजान पैदा करने वाली नई नई खबरों की तलाश लगी रहती थी, ताकि वो उन्हें लोगों को सुनाकर फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर सके और उनसे दाद वसूल कर सके। चुनाचे उसने पहली फुर्सत में ये किस्सा कई लोगों को सुना डाला। इसका नतीजा ये निकला कि दोपहर तक सारी राजधानी में ये हैरत अंगेज़ किस्सा हर एक की ज़ुबान पर था कि सौदागर मुतिंगा की एक कनीज़ को रात सांप ने डस लिया था। वो मरने वाली थी कि एक जोगिस पेरे ने आकर अपने सांप की मदद से कनीज़ के जिस्म में फैला हुआ सांप का सारा जहर निकाल फेंक दिया और कनीज़ बच गई। विशाला के राजा के अलावा श्रीलंका की राजधानी के राजा विशाम ने भी, जो राजा विशाला का दोस्त था, नागपाल की तलाश में अपने जासूस राजधानी में छोड़ रखे थे कि वो इस जोगिस पेरे को जहाँ भी गिरफ्तार करके लाए, जिसके पास एक ऐसा सांप है जो आदमी के बदन से सांप का सारा जहर चूस लेता है। नागपाल की ये निशानी राजा विशाला के जासूसों ने राजा विशाम को बताई थी। ये किस तरह हो सकता था कि ये बात जो सारे शहर में गर्दिश कर रही थी राजा के जासूसों तक ना पहुंचती। चुनाचे जब उन्होंने ये सुना कि राजधानी में एक ऐसा स्पेरा रहता है जिसके पास एक सांप है जो सांप के डसे हुए आदमी के बदन से सारा जहर चूस लेता है, तो वो फौरन समझ गए कि ये वही जोगिस पेरा है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने उस जोगिस पेरे यानी नागपाल की तलाश शुरू कर दी। एक जासूस नागपाल का खोज लगाते लगाते उसकी साहिल समंदर वाली झोंपड़ी में पहुंच गया। ये देखकर उसे सख्त मायूसी हुई कि नागपाल की झोंपड़ी खाली थी। असल में नागपाल एक मुश्तबा शख्स को दूर से अपनी झोंपड़ी की तरफ आते देखकर दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया था। जासूस ने झोंपड़ी की तलाशी ली। बाहर निकलकर वो कुछ देर एक तरफ छुपकर बैठ गया कि जोगिस पेरा यानी नागपाल आए तो वो उसे वहीं काबू कर ले। नागपाल बांस के एक झुंड की ओट में से जासूस की नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए था। वो भी खामोशी से छुपकर जासूस को देखता रहा। काफ़ी देर तक नागपाल का इंतज़ार करने के बाद जासूस मायूस होकर चला गया। उसके जाने के बाद नागपाल झोंपड़ी में आ गया, लेकिन वो ज़्यादा देर वहाँ न रहा। रात हो चुकी थी। उसने यही मुनासिब समझा कि आधी रात तक जंगल में किसी महफूज जगह पर छुपा रहे और फिर वहीं से सौदागर की हवेली में चंपाकली से मिलने चला जाए। इस दौरान जासूस श्रीलंका के राजा के पास जाकर उसे सारी रुदात सुना चुका था। राजा विशाम ने पूछा, क्या तुम्हें उस जोगिस पेरे के किसी दूसरे ठिकाने का इल्म है? जासूस बोला, महाराज, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि ये जोगिस पेरा अपनी झोंपड़ी में ही रहता है। मैं वहाँ देर तक बैठा रहा हूँ, मगर जोगिस पेरा नहीं आया। मेरा ख्याल है उसने मुझे देख लिया होगा और वहाँ से भाग गया। राजा विशाम ने कहा, सौदागर मुतिंगा को उस जोगिस पेरे के सब ठिकानों का पता होगा, क्योंकि उसने सौदागर की कनीज का इलाज किया था। फौरन सौदागर मुतिंगा को हमारे पास हाजिर किया जाए। राजा का हुक्म पाते ही 4 सिपाही बैलों पर सवार होकर सौदागर मुतिंगा की हवेली में पहुंच गए और उसे राजा का हुक्म सुनाकर कहा, तुम्हें अभी हमारे साथ शाही महल में चलना होगा, महाराज का हुक्म है।
सौदागर मुतिंगा का ये सुनकर रंग उड़ गया, होंठ खुश्क हो गए। पूछा, कोई बात हो गई है क्या? महाराज ने कैसे याद किया अपने गुलाम को? सिपाही ने कहा, वहां चलकर सब मालूम हो जाएगा, हमारे साथ चलो। सौदागर मुतिंगा उसी वक्त अपने बैल पर सवार हुआ और सिपाहियों के साथ चल पड़ा। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। महाराज ने पहले तो कभी नहीं बुलाया, वो अपने कारोबार का पूरा पूरा टैक्स अदा करता है, कभी कोई चोरी का माल नहीं खरीदा, फिर ऐसी कौन सी बात हो गई? इन्हीं ख्यालात में घूम वो राजा विशाम के महल में पहुंच गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा विशाम दीवान पर बैठा था, उसका सेनापति उसके दाएं तरफ खड़ा था। सौदागर मुतिंगा दिल में सख्त खौफजदा था कि खुदा जाने उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। उसने जाते ही झुककर महाराज को नमस्कार किया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पूछे, मुझे किस लिए तलब फरमाया गया है? महाराज ने कहा, तुम ही सौदागर मुतिंगा हो? मुतिंगा ने अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं आपका सेवक सौदागर मुतिंगा ही हूँ। राजा ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारी किसी कनीज को सांप ने डस लिया था? जी हाँ महाराज, सौदागर मुतिंगा ने डरते डरते जवाब दिया। राजा ने कहा, और उसका इलाज किसी जोगी स्पेरे ने किया था? जी हाँ महाराज, उसके पास एक सांप था जिसने कनीज के जिस्म में से सारा जहर चूस लिया था। राजा विशाम ने सेनापति की तरफ देखा, फिर राजा ने सौदागर मुतिंगा से कहा, अब हम तुमसे जो कुछ पूछें उसका ठीक ठीक जवाब देना, अगर झूठ बोला तो अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। सौदागर मुतिंगा ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, महाराज, मेरी क्या मजाल कि मैं आपके सामने झूठ बोलूं? राजा विशाम ने पूछा, क्या तुम्हें पता है वो जोगी स्पेरा कहाँ रहता है? मुतिंगा ने हाथ बांधकर अर्ज की, महाराज, मुझे उसके ठिकाने का तो पता नहीं, लेकिन वो रोज़ रात को मेरी कनीज पर मंत्र फूंकने आता है, आज रात भी आएगा। राजा विशाम की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने सौदागर मुतिंगा से कहा, हमें उस जोगी स्पेरे की ज़रूरत है। सौदागर मुतिंगा ने फौरन कहा, महाराज, मैं उस जोगी स्पेरे को लेकर खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। राजा ने कहा, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, हमारे सिपाहियों का दस्ता तुम्हारे साथ जाएगा। रात को जब जोगी स्पेरा आएगा तो हमारे सिपाही खुद उसे लेकर हमारे पास पहुंचा देंगे। अब तुम जा सकते हो। सौदागर मुतिंगा की जान में जान आई कि सर पर आई हुई बला टल गई। सेनापति के हुक्म से सिपाहियों का एक दस्ता सौदागर मुतिंगा के साथ हो लिया। जाने से पहले सेनापति ने सौदागर मुतिंगा को खबरदार करते हुए कहा, याद रखो, उस जोगी स्पेरे को किसी तरह भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी हवेली में राजा के सिपाही मौजूद हैं, और तुम भी उसे कुछ ना बताना, अपनी जुबान बंद रखना। सौदागर मुतिंगा ने हाथ बांध कर कहा, महाराज, आप जैसा कहते हैं आपका ये सेवक वैसा ही करेगा। राजा के सिपाहियों ने सौदागर मुतिंगा की हवेली में जाते ही हवेली का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया और हवेली के अंदर भी सिपाही जगह जगह छुप कर बैठ गए। ये सब कुछ इतने खुफिया तरीके से हुआ कि हवेली में सिवाय चंद एक पहरेदारों के और किसी को कानो कान खबर तक ना हो सकी। सौदागर मुतिंगा को भी राजा की तरफ से हुक्म था कि वो हवेली में सिपाहियों की मौजूदगी का नौकरों नौकरानियों में से किसी को इल्म ना होने दे। चंपाकली भी राजा के इस खतरनाक इकदाम से बेखबर रही। सौदागर मुतिंगा ने अपने उन पहरेदारों को, जिन्हें सिपाहियों की मौजूदगी का इल्म होना ही था, सख्ती से मना कर दिया कि वो अपनी जुबान बंद रखें। रात जब आधी गुजर गई तो नागपाल मामूल के मुताबिक हवेली की तरफ चल पड़ा। वो ये मनसूबा बनाकर आया था कि आज रात वो सौदागर मुतिंगा को ये कहकर चंपाकली को अपने साथ हवेली से निकाल कर ले जाएगा कि बाकी के मंत्रों का झाड़ फूंक वो चंपाकली पर अपनी झोंपड़ी में ले जाकर करेगा। उसे क्या खबर थी कि सौदागर की हवेली में तकदीर ने उसको पकड़वाने के लिए जाल फैला रखा है। नागपाल बड़े सुकून से कदम उठाता हवेली के बड़े दरवाजे पर आया तो पहरेदारों ने उसे देखते ही सौदागर मुतिंगा की हिदायत के मुताबिक दरवाज़ा खोल दिया और नागपाल हवेली में दाखिल हो गया। उसे एक लम्हे के लिए भी एहसास न हुआ कि वो एक ऐसे कैद खाने में दाखिल हो गया है जहाँ न सिर्फ ये कि वो चंपाकली से महरूम हो जाएगा, बल्कि जहाँ ज़िंदगी के तमाम अजियतनाक रोज़ शब और रूह को हिला कर रख देने वाली मुसीबतें उसका इंतज़ार कर रही है। पहले नागपाल का वजदान या उसकी छठी हिस्स उसे आने वाले खतरात से आगाह कर दिया करती थी और उसके अकीदे के मुताबिक देवता उसे ऐन मुसीबत में से निकाल कर ले जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ था। अब उसकी छठी हिस्स ने उसे आने वाले खतरात से बिल्कुल आगाह नहीं किया था। उसकी वजह यह थी कि पहले नागपाल की रूह पर औरत की मोहब्बत इतनी गालिब नहीं थी। पहले उसके दिल में चंपाकली की मोहब्बत का इतना ही ख्याल होता था जितना एक सच्ची और पाक मोहब्बत करने वाले गैर दुनियादार इंसान को होता है। तब उसके ज्ञान ध्यान में भी खलल नहीं पड़ता था और उसका वजदान छठी हिस्स, जिसके ज़रिए नागपाल को आने वाली अच्छी बुरी बातों से आगाह कर देता था, लेकिन अब चंपाकली की मोहब्बत उसके वजदान पर गालिब आ चुकी थी। उसके दिल में 24 घंटे चंपाकली का ही ख्याल रहता था। ज्ञान ध्यान में भी उसका मन नहीं लगता था। बजाय इसके कि वो मालिक हकीकी से लो लगाए, उसका जहन चंपाकली की शक्ल बार बार उसकी आंखों के सामने ले आता।
इसका नतीजा ये निकला कि कायनात की लतीफ़ दुनिया से नागपाल का राब्ता ख़त्म हो गया। उसके वजदान को जंग लग गया और उसकी छठी हिस्स ने उसे आने वाले वाक़यात के इशारे देने बंद कर दिए। चुनाचे नागपाल जब सौदागर मुतिंगा की हवेली में दाखिल हुआ तो उसका दिल इस मुसर्रत अफ़ज़ा ख्याल से मसरूर था कि आज की रात वो चंपाकली को हवेली के कैद खाने से निकाल कर ले जाएगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंपाकली को कैद से निकालने की बजाय वो खुद कैद हो जाएगा। रोज़ की तरह सौदागर मुतिंगा हवेली के बरामदे में नागपाल के इंतज़ार में खड़ा था, मगर आज सौदागर मुतिंगा की नज़रें नागपाल को किसी और ही अंदाज से देख रही थी। सेनापति की हिदायत के मुताबिक सौदागर मुतिंगा ने नागपाल को चंपाकली कमरे में ले जाने की बजाय एक दूसरे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। नागपाल ने खाली कमरे का जायजा लिया और सौदागर से पूछा, चंपा कहाँ है जिस पर हमें मंत्र फूंकने हैं? सौदागर बोला, महाराज वो स्नान कर रही है, आप यहाँ बैठे, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। सौदागर कमरे से निकल गया। उसके निकलते ही कमरे में 2 आदमी दाखिल हुए। ये दोनों जासूस थे। उनमें एक जासूस विशाला के राजा का था, जिसने विशाला के महल में नागपाल को देखा हुआ था। दूसरा जासूस श्रीलंका के राजा विशाम का था। राजा विशाला के जासूस ने नागपाल को देखते ही पहचान लिया और उसने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपने साथी जासूस की तरफ देखा और कहा, यही वो जोगी स्पेरा है। नागपाल हैरान होकर उन्हें देख रहा था, लेकिन उसके अंदर खतरे की घंटी बज गई। उसने बड़े जलाली लहजे में पूछा, तुम लोग कौन हो? राजा विशाम के जासूस ने कहा, अभी बताते हैं हम कौन है। ये अल्फाज सुनते ही नागपाल समझ गया कि वो जाल में फंस गया है। राजा विशाम के जासूस ने ऊंची आवाज में कहा, सिपाहियों अंदर आ जाओ। एकदम से 4 सिपाही नेज़े और खंजर हाथ में लिए कमरे में घुस आए और उन्होंने नागपाल को काबू करके उसके हाथ पीछे करके रस्सी से बांधे। एक रस्सी उसकी गर्दन में डाली और उसे खींचते हुए बाहर ले गए। राजा विशाम के सिपाही नागपाल को गिरफ्तार करके राजा के पास ले गए। दोनों जासूस भी उनके साथ थे। राजा विशाला के जासूस ने सर को झुकाकर कहा, महाराज यही वो स्पेरा है जिसकी हमारे महाराज विशाला को तलाश थी और जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे महाराज ने आपको खत लिखा था। राजा विशाम ने तस्दीक की खातिर पूछा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि यही वो स्पेरा है जिसको पकड़ने के लिए हमारे दोस्त राजा विशाला ने हमें खत लिखा था? विशाला का जासूस बोला, मुझे पूरा विश्वास है महाराज, मैं इस स्पेरे को शाही महल में कई बार देख चुका हूँ। राजा विशाम ने इसी वक्त हुक्म दिया कि स्पेरे यानी नागपाल को जंजीरों में जकड़कर हिंदुस्तान के राजा विशाला के महल में पहुंचा दिया जाए। सेनापति भी वहां मौजूद था। राजा विशाम के सेनापति से मुखातिब होकर कहा, सेनापति जी, आप इस स्पेरे को अपनी निगरानी में लेकर विशाला जाएंगे। वहां जाकर हमारे दोस्त राजा विशाला से कहना कि हमें खुशी है कि हम उसके मुजरिम को पकड़कर उसके हवाले कर रहे हैं। नागपाल को जंजीरों में जकड़कर रातों रात एक शाही बागबानी जहाज में बिठाकर हिंदुस्तान के जनूबी साहिल के शहर विशाला के राजा के महल में पहुंचा दिया गया। राजा विशाला नागपाल को अपने सामने देखकर खुश हुआ कि राया और शाही दरबार की नज़रों में उसकी इज्जत और वकार पामाल होने से बच गया है, और जिस शख्स को उसने खुद दरबार में शाही तबीब और शाही वेद का मनसब अता किया था, वो फरार होने के बाद वापस उसके पास पहुंचा दिया गया। राजा विशाला ने हुक्म दिया कि उस शाही वेद की जंजीरें काट दी जाए और इस ख्याल से कि कहीं ये शाही वेद यानी नागपाल दोबारा फरार ना हो जाए। ये हुक्म भी दिया कि शाही वेद को महल के तहखाने में बंद कर दिया जाए, लेकिन इसके आराम और आसाइश का ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ चंपाकली नागपाल के अंजाम से बेखबर थी। वो सख्त परेशान थी कि रात आधी से भी ज़्यादा गुजर चुकी है, नागपाल अभी तक क्यों नहीं आया। इतने में एक लोंडी दौड़ी हुई आई और उसने चंपाकली को ये खबर सुनाई कि राजा के सिपाही जोगी स्पेरे को पकड़कर ले गए हैं। चंपाकली वहीं दिल पकड़कर बैठ गई, समझ गई कि दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब हो गए हैं और अब शायद नागपाल से कभी मिलना ना हो। उसने अपना सर पीछे पलंग की पुष्ट से लगा दिया और आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से आंसू जारी हो गए। नागपाल ने उसे बता दिया था कि राजा विशाला के सिपाही उसकी तलाश में श्रीलंका पहुंच गए हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं और वो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। यही वजह थी कि नागपाल जितनी जल्दी हो सके चंपाकली को लेकर इस मुल्क से किसी दूर दराज मुल्क की तरफ निकल जाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ना दिया और ऐन वक्त पर गिरफ्तार हो गया। चंपाकली तो पहले से ही सौदागर की हवेली में कैदोबंद की सौबतें उठा रही थी। अब नागपाल का गम भी इसमें शामिल हो गया। चंपाकली की जिंदगी में नागपाल के मिल जाने से उम्मीद की जो एक किरण रोशन हुई थी वो भी बुझ गई। चंपाकली को अपने इर्द गिर्द अंधेरे के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन अब एक नया खतरा उसे परेशान कर रहा था। यह हकीकत उस पर खुल चुकी थी कि इस हवेली में सुंदरी, जो कभी सौदागर मुतिंगा की चहीती कनीज थी और जिसे अब सौदागर मुतिंगा मुंह नहीं लगाता था, चंपाकली की जान की दुश्मन हो गई थी और उसी ने उसे सांप से डसवा कर हलाक करने की कोशिश की थी और वो दोबारा भी उसकी जान लेने की कोशिश कर सकती थी। चंपाकली ने बहलाती साजिशों के माहौल में परवरिश पाई थी और इन साजिशों से निमटने की उसमें काफ़ी सूझबूझ पैदा हो गई थी। वो हवेली से बाहर नहीं जा सकती थी
और उसी हवेली में उसकी जान की दुश्मन सुंदरी भी मौजूद थी। दरिया में रहकर वो मगरमच्छ से बैर नहीं रख सकती थी, चुनाचे उसने मगरमच्छ से दोस्ती करने का फैसला कर लिया। पहले चंपाकली सुंदरी को देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेती थी, अब उसने सुंदरी की तरफ से अपना रवैया बदल लिया और वो उसे खंदा पेशानी से मिलती। चंपाकली हवेली में बंद जरूर थी, मगर सौदागर मुतिंगा उसका बड़ा ख्याल रखता था। तिजारत का सामान लेकर आता तो चंपाकली के लिए खुशबुएं और किस्म किस्म के रेशमी कपड़े लेकर आता। चंपाकली ने एक रोज सुंदरी को खुशबूयात और रेशमी कपड़ों का तोहफा दिया तो सुंदरी ने चंपाकली की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, चंपा, ये तुम अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई हो? चंद दिन पहले तो तुम मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। चंपाकली ने बड़ी सियासत से काम लेते हुए कहा, सुंदरी, मैं समझे हुए थी कि तुम मुझसे हसद करती हो, मुझसे नफरत करती हो, बस फिर मैं भी तुमसे दूर रहने लगी। लेकिन कुछ दिन हुए मेरे गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा, चंपाकली, सुंदरी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी खैरहा है, उसे नफरत करना छोड़ दो। तब मुझे बड़ा पछतावा लगा कि मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय मोहब्बत प्यार के और कुछ नहीं है। सियासत में सुंदरी चंपाकली से 10 कदम आगे थी। वो जान गई थी कि चंपाकली झूठ बोल रही है और महज उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा कह रही है। सुंदरी ने यही जाहिर किया कि उसे चंपाकली की वजाहत पर दिल से यकीन आ गया है। उसने चंपाकली को आगे बढ़कर अपने गले से लगाया और कहा, मैं भी कितनी नादान थी कि खामखा तुमसे हसद करने लगी। अब मेरा दिल भी तुम्हारी तरफ से साफ हो गया है। हम दोनों आज से पक्की सहेलियां हैं। अजीब बात है कि दोनों एक दूसरे के गले मिल रही थी, दोनों एक दूसरे को यकीन दिला रही थी कि उनके दिल साफ हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ नहीं थे। सुंदरी अपने इस फैसले पर कायम थी कि चंपाकली को हर हाल में अपने रास्ते से हटाना है और चंपाकली ने भी सुंदरी से चौकस रहने का फैसला कर लिया था। नागपाल की गिरफ्तारी के बाद सौदागर मुतिंगा की हवेली में रहने वालों पर आने जाने की पाबंदी लगाए रखने की ज़रूरत नहीं थी। चुनाचा हवेली में फिर से आज़ादी का माहौल पैदा हो गया था और हर कोई आ जा सकता था। सिर्फ चंपाकली को हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये सौदागर मुतिंगा का शुरू से ही असूल रहा था कि जब वो बाहर के किसी मुल्क से कोई कनीज़ या लोंडी खरीद कर लाता तो उस वक्त तक उस लोंडी को हवेली की चारदीवारी में पाबंद कर देता जब तक कि उसका जी उस लोंडी से भर नहीं जाता। सुंदरी ने जादू टोना करने वाली अपनी पुरानी सहेली चंद्रानी से बाकायदा राब्ता रखा हुआ था और उससे चंपाकली के खिलाफ कोई ऐसा जादू टोना करवाना चाहती थी कि उसके असर से चंपाकली आहिस्ता आहिस्ता घुल घुल कर मरे, एकदम से मौत ना आए, ताकि उस पर कोई शक न कर सके। अब सुंदरी हवेली के बाहर जा सकती थी, इसलिए वो खुद छुपकर जादू टोना करने वाली चंद्रानी से जाकर मिली और उसे सारा हाल बता दिया। चंद्रानी ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, मैं समझ गई हूँ सुंदरी, तुम क्या चाहती हो। मेरे पास एक ऐसा टोना है जिसके असर से चंपाकली को एकदम मौत नहीं आएगी। पहले उसे हल्का हल्का बुखार रहने लगेगा, किसी दवा से ये बुखार ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद चंपाकली के पेट में दर्द रहने लगेगा। पेट का ये दर्द भी किसी दवाई से नहीं रुकेगा। उसके साथ ही चंपाकली अंदर ही अंदर घुलने लगेगी। कुछ महीनों के बाद वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगी और सौदागर मुतिंगा खुद ही उसे हवेली से निकाल कर जंगल में फेंकवा देगा। तुम्हें उसको हलाक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह तुम्हारे रास्ते की रुकावट भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सुंदरी को चंद्रानी की ये तजवीज़ दिल से पसंद आई और कहने लगी, तुम फौरन मुझे वो जादू टोना बताओ। चंद्रानी ने एक बगची में से मट्टी का एक घुघू निकाला। ये इस किस्म का घुघू था कि जिसको उस ज़माने के बच्चे फूंक मार कर बजाते और उससे खेलते थे। उस ज़माने के गरीब बच्चों के यही खिलौने हुआ करते थे। हैरत की बात है कि उस किस्म के घुघू कुछ अर्सा पहले हमारे महलों में घुघू घोड़े बेचने वाली औरतें बेचा करती थी। इस खिलौने का साइज़ छोटे बच्चे की बंद मुट्ठी के बराबर था। चंद्रानी ने मिट्टी का खिलौना अपने सामने रखा और उस पर जादू टोने के मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। कुछ देर तक वो मंत्र फूंकती रही, फिर उसे कपड़े में लपेट कर सुंदरी को दिया और कहने लगी, इसे चंपाकली के पलंग के नीचे किसी जगह छुपा कर रख दो और खामोशी से उसका असर देखो। सुंदरी ने पूछा, इसका असर कब जाहिर होना शुरू होगा? चंद्रानी बोली, अगर आज रात तुम इसे चंपाकली के पलंग के नीचे छुपा दोगी तो 1 हफ्ते के बाद ये असर करना शुरू कर देगा। सुंदरी जादू टोने वाला खिलौना लेकर हवेली में वापस आ गई। इस रात उसे चंपाकली के कमरे में जाकर खिलौना पलंग के नीचे छुपाने का मौका नहीं मिल सका। उसने ये काम दूसरे दिन पर डाल दिया। दूसरी तरफ चंपाकली भी सुंदरी से गाफिल नहीं थी। वो खूब जानती थी कि सुंदरी उसे हलाक करने के लिए कोई नई मनसूबाबंदी ज़रूर करेगी। चुनाचा वो बड़ी मुहतात हो गई कि सुंदरी की नकलो हरकत पर बराबर निगाह रखे हुए थी। अगर सुंदरी उसके लिए कुछ खाने पीने को लाती तो वो जी खराब होने का या कोई बहाना बनाकर कहती, प्यारी बहन, इस वक्त किसी चीज़ को दिल नहीं चाहता, रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी। और जब सुंदरी चली जाती तो चंपाकली वो शय उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती।
हवेली में गोपी नाम की एक नौकरानी चंपाकली की गहरी सहेली बन गई थी। चंपाकली ने गोपी को बताया था कि सुंदरी उससे दुश्मनी रखती है और बहाने बहाने से उसे जहर देने की कोशिश कर रही है। गोपी ने कहा था, मालकन तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं सुंदरी की निगरानी करती रहूंगी। चुनाचा दूसरे रोज चंपाकली के कमरे को खाली देकर सुंदरी कपड़े में लिपटा हुआ जादू टोने वाला खिलौना लेकर उसके कमरे में आ गई। चंपाकली की सहेली उसे छुप कर देख रही थी। जब वो चंपाकली के कमरे में चली गई तो गोपी जल्दी से राहदारी वाले कमरे की खिड़की के पास आ गई और उसके बंद किवाड़ों की एक दर्ज में से अंदर देखने लगी। सुंदरी ने रुमाल में लिपटा हुआ खिलौना निकाला और चंपाकली के पलंग के नीचे एक तरफ से कालीन का कोना उठाकर उसे अच्छी तरह से उसके नीचे छुपा दिया। जब सुंदरी मुतमईन हो गई कि खिलौना बाहर से नजर नहीं आएगा तो वो दबे पांव कमरे से निकल गई। इस वक्त चंपाकली हवेली के तालाब पर स्नान करने गई हुई थी। जब वो स्नान करके अपने कमरे में वापस आई तो गोपी भी उसको फूल देने के बहाने आई। चंपाकली फूलों को देखकर खुश हुई और कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये फूल। गोपी ने फूलों का गुलदस्ता चंपाकली को दिया और उसके सामने कालीन पर बैठ गई और बोली, चंपा जी, फूल देने का तो एक बहाना था, मैं आपको एक और बात बताने आई हूँ। चंपाकली ने पूछा, क्या कोई खास बात है? गोपी बोली, जब आप स्नान करने गई हुई थी तो मैंने सुंदरी को आपके कमरे में जाते हुए देखा। उसने कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दौड़कर आपके कमरे की राहदारी में खुलने वाली खिड़की की दर्ज में से झांक कर देखने लगी। क्या देखा तुमने? चंपाकली ने मुस्तरिब होकर पूछा। गोपी ने कहा, मैंने देखा कि सुंदरी ने कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी का एक खिलौना निकाला और उसे आपके पलंग के नीचे कालीन का कोना उठाकर अंदर छुपा दिया और फिर कमरे से निकल गई। आप जरा पलंग के नीचे कालीन का कोना उठाकर पलंग के सरहाने की तरफ देखें। चंपाकली जल्दी से पलंग से उठी और सरहाने की तरफ बैठकर फर्श पर बिछे हुए भारी कालीन का कोना उठाया तो उसके नीचे मिट्टी का एक घुघू पड़ा था। गोपी बोली, मालकन, इस खिलौने पर सुंदरी ने जरूर कोई जादू टोना किया है। चंपाकली पलंग पर बैठते हुए कहने लगी, ये कैसे पता चल सकता है कि इस पर जादू टोना किया हुआ है? देखने में तो ये बच्चों के खेलने का आम खिलौना लगता है। गोपी बड़ी होशियार लड़की थी, कहने लगी, मालकन, मेरा एक चचा है, वो जादू टोने का काम करता है। मैं खिलौना उसे जाकर दिखाती हूँ, अगर सचमुच इस पर जादू टोना किया हुआ है तो वो बता देगा। चंपाकली कुछ सोचने लगी, फिर उसने गोपी से कहा, पहले तुम एक काम करो, बाजार जाकर इसी तरह का एक मिट्टी का खिलौना लाकर मुझे दो, मैं उसे कालीन के नीचे छुपा दूंगी, ताकि अगर सुंदरी अपनी तसल्ली करने उसे छुपकर देखने आए तो वो मुतमईन हो जाए कि खिलौना अपनी जगह मौजूद है। फिर तुम सुंदरी का रखा हुआ मिट्टी का ये खिलौना अपने चचा को जाकर दिखाओ। गोपी बोली, मालकिन, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, मैं अभी बाजार जाकर ऐसा ही खिलौना लेकर आती हूँ। गोपी उठकर चली गई। चंपाकली ने सुंदरी वाला मिट्टी का खिलौना वापस कालीन के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर के बाद गोपी बाजार से वापस आई तो उसने अपनी चादर के अंदर से मिट्टी का वैसा ही खिलौना निकालकर चंपाकली को दिया, जैसा सुंदरी ने जादू करवाकर चंपाकली के पलंग के नीचे छुपाया था। चंपाकली ने मिट्टी का नया खिलौना पलंग के नीचे कालीन तले छुपा दिया और जादू किया हुआ मिट्टी का खिलौना गोपी को देकर कहा, इसे दिखाकर मालूम करो कि इस पर किस किस्म का जादू टोना किया गया है। गोपी उसी वक्त चली गई। गोपी के चचा का घर राजधानी में हवेली से कुछ ही फासले पर था। गोपी ने चचा को जाकर सुंदरी वाला मिट्टी का खिलौना यानी घुघू दिखाया और कहा, चचा, किसी दुश्मन ने ये खिलौना मेरी मालकन के पलंग के नीचे छुपा कर रख दिया था। मालकन को शुबा है कि इस पर जादू टोना किया हुआ है। तुम जरा देख कर बताओ कि क्या सचमुच इस पर जादू किया हुआ है। चचा जादू टोने का बड़ा माहिर था। वो उड़ते परिंदे को देखकर बता देता था कि इस परिंदे पर किसी ने जादू किया हुआ है। उसने सुंदरी वाले मिट्टी के खिलौने को गौर से उलट पलट कर देखा, फिर उस पर एक मंत्र पढ़कर फूंका तो मिट्टी का खिलौना हिलने लग गया। जादूगर चचा कुछ देर टिकटिकी बांधे खिलौने को हिलते देखता रहा। जब खिलौना हिलते हिलते रुक गया तो उसने गोपी से कहा, बेटी, तुम्हारी मालकन के किसी दुश्मन ने उस पर खतरनाक जादू टोना किया है कि उसके असर से तुम्हारी मालकन को पहले बुखार चढ़ता, फिर उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता और फिर चंद महीनों के अंदर अंदर वो घुल घुल कर हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाती। उसे फौरन समंदर में फेंक आओ। मैं ऐसा ही करूंगी चचा। इतना कहकर गोपी मिट्टी का खिलौना लेकर हवेली में आ गई। उसने चंपाकली से कहा, मालकन, आपका शक दुरुस्त निकला। इस खिलौने पर सुंदरी ने किसी से जादू टोना करवाया हुआ है। चचा ने उस पर मंत्र पढ़कर फूंका तो ये हिलने लगा। चचा ने कहा है कि इस पर जो टोना किया गया है उसके असर से आदमी को पहले हल्का बुखार चढ़ता है, फिर उसको पेट दर्द की बीमारी लग जाती है और उसके बाद वो आदमी देखते देखते अंदर ही अंदर घुलकर हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाता है। मेरे चचा ने कहा है कि इसे फौरन समंदर में गरक कर दो। चंपाकली ने गोपी से कहा कि वो जादू टोने वाले खिलौने को जाकर फौरन समंदर में फेंक आए। समंदर हवेली से ज्यादा दूर नहीं था। गोपी ने मिट्टी के खिलौने को अपनी चादर के अंदर छुपाया और समंदर की तरफ चल पड़ी। एक जगह समंदर की बड़ी बड़ी मौजें दूर दूर से आकर
एक चट्टान से टकराती थी। गोपी चट्टान के ऊपर चढ़ गई और उसने सुंदरी वाला मिट्टी का घुघु समंदर में फेंक दिया। चंपाकली सुंदरी पर यही जाहिर करना चाहती थी कि उस पर खिलौने के जादू का असर होना शुरू हो गया है, ताकि सुंदरी इत्मीनान से बैठी रहे और चंपाकली पर कोई दूसरा मोहलिक वार करने की कोशिश ना करे। इसके साथ ही चंपाकली ने इस हवेली से फरार होने का पक्का फैसला कर लिया। अब चंपाकली सुबह शाम यही सोचती रहती कि हवेली से कैसे फरार हुआ जाए। इस हवेली में एक ऐसी औरत थी जिससे वो अपने दिल की बात कर सकती थी, और वो गोपी थी। मगर उसने गोपी को भी ना बताया कि वो हवेली से फरार होने का फैसला कर चुकी है। उसे डर था कि अगर कहीं गोपी की जुबान से ये बात गलती से भी निकलकर किसी दूसरे के कान में पड़ गई तो फिर शायद वो कभी इस हवेली की कैद से आज़ाद नहीं हो सकेगी। इस हवेली में चंपाकली दिल में सिर्फ यही एक उम्मीद लिए बैठी थी कि शायद कभी नागपाल से उसका मिलाप हो जाए। अब ये उम्मीद भी जाती रही। अब हवेली की चारदीवारी उसे काटने को दौड़ती थी, और फिर इस हवेली में एक औरत उसकी जान की दुश्मन बनकर बैठ गई थी। अब चंपाकली की आफियत इसी में थी कि वो इस हवेली से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल कर ले, लेकिन उसके लिए उसे वक्त चाहिए था। और इस दौरान वो सुंदरी को इस शक में मुब्तला नहीं करना चाहती थी कि उस पर जादू वाले मिट्टी के खिलौने का असर नहीं हो रहा। चंपाकली ने गोपी को इत्मीनान में लेते हुए कहा, गोपी, मैं नहीं चाहती कि सुंदरी को ये पता चले कि उसके जादू टोने वाले खिलौने का मुझ पर असर नहीं हो रहा। चुनाचा कल से मैं झूठ मूठ का बुखार चढ़ा लूंगी। इस तरह सुंदरी को यकीन हो जाएगा कि उसके जादू ने असर करना शुरू कर दिया है। गोपी ने कहा, लेकिन मालकिन, ये नाटक आप कब तक कर सकेंगी? एक ना एक दिन तो सुंदरी पर यह राज खुल जाएगा कि उसके खिलौने का जादू असर नहीं दिखा रहा, क्योंकि बुखार में भी आप वैसे की वैसी सेहतमंद रहेंगी। चंपाकली ने गोपी को यह ना बताया कि उसे हवेली से निकल भागने के लिए कुछ वक्त चाहिए, ताकि वो वहाँ से फरार का कोई कारगर तरीका सोच सके। उसने कहा, तुम ऐसा करना कि सरसे में अपने चचा से कहना कि वो मुझे कोई जादू टोना बता दे जिससे मैं सुंदरी के जादू का तोड़ कर सकूं। ये बात गोपी को समझ में आ गई। कहने लगी, लेकिन आप अपने ऊपर बुखार कैसे चढ़ाएंगी? चंपाकली ने कहा, मैंने एक साधु की जुबानी सुना था कि अगर आदमी दिन में 6-7 कच्चे प्याज खा ले तो उसके जिस्म की हरारत तेज़ हो जाती है और उसे बुखार हो जाता है। मैं कल सुबह से शाम तक 6 कच्चे प्याज खा जाऊंगी। चुनाचा चंपाकली ने ऐसा ही किया। उसने सुबह से शाम तक 6 कच्चे प्याज खा लिए। रात को उसे बुखार हो गया। सौदागर मुतिंगा ने उसी वक्त एक तबीब को बुलाकर चंपाकली की नब्ज दिखाई। तबीब ने कहा, घबराने की बात नहीं, मामूली बुखार है, मैं दवाई दे देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तबीब ने एक पिसी हुई जड़ी बूटी का सफूफ दिया और चंपाकली से कहा, इसे पानी के साथ दिन में 4 बार खाना है। सौदागर मुतिंगा ने दवाई की एक खुराक खुद चंपाकली को खिलाई और उसकी खास नौकरानी गोपी को ताकीद की कि बाकी की दवाई वक्त पर चंपा को खिला देना। चंपाकली ने दवाई की एक ही खुराक खाई और बाकी छुपा दी, मगर दूसरे दिन उसने दोबारा 4-5 कच्चे प्याज खा लिए। उसका नतीजा ये निकला कि उसका बुखार कम ना हुआ। सुंदरी को चंपाकली के बुखार की खबर हुई तो वो बड़ी खुश हुई कि जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बस अब चंपाकली इस हवेली में चंद रोज की मेहमान है, उसके बाद सुंदरी का ही राज होगा। हालात अगर मामूल के मुताबिक हो और सूरत हाल संगीन ना हो तो इंसान किसी मंसूबे पर अमल करने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह से गौर व फिक्र करता है। लेकिन जब मौत का मरहला दरपेश हो तो इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह अपने मंसूबे की पेचीदगियों की तरफ तवज्जो दे सके। चंपाकली को भी जिंदगी और मौत का मरहला दरपेश था। नागपाल उससे नामालूम मुद्दत के लिए जुदा हो चुका था और हवेली में एक जहरीला दुश्मन चंपाकली को हला करने की तदबीरें कर रहा था। मौत चंपाकली के सर पर खड़ी थी। उसके पास गौर व फिक्र करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। वो जान की बाजी लगाकर भी सौदागर की खूनी हवेली से निकल जाना चाहती थी। वो अपने फरार का किसी से मशवरा भी नहीं कर सकती थी। उसे जो कुछ करना था अकेली को ही करना था। चंपाकली ने एक लम्हे के लिए हवेली के मामूलात का जायजा लिया। हवेली में बहुत कम लोगों का आना जाना था। खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हवेली के भंडार में हर वक्त मौजूद रहती थी। सौदागर मुतिंगा अपने कारोबार के सिलसिले में बहुत कम हवेली से बाहर निकलता था। अहम कारोबारी अमूर पर बात करने के लिए छोटे मोटे ताजिर खुद उससे मिलने हवेली में आ जाते थे। झूठा बुखार चढ़ाकर चंपाकली भी अपने कमरे में लेटी रहती थी। प्याज खाने की वजह से उसको हल्की हरारत ज़रूर हो जाती, लेकिन उसे कमज़ोरी एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं होती थी। रात को वो अपने बिस्तर पर अकेली लेटी थी। खिड़की की सलाखों में से आसमान पर निकला हुआ चांद नजर आ रहा था। अचानक चंपाकली के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास आकर उसका जायजा लेने लगी। खिड़की में 6 आहनी सलाखें लगी हुई थी। उसने चेहरा सलाखों के साथ लगाकर नीचे देखा। ये दूसरी मंजिल की खिड़की थी। नीचे वही खाई थी जो सुंदरी की खिड़की के नीचे से होती हुई चंपाकली के कमरे की खिड़की के नीचे से होकर आगे साहिल समंदर की तरफ जाती थी। चंपाकली ने एक सलाख को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सलाख बड़ी मजबूती से अपनी जगह पर लगी हुई थी। वो बिस्तर पर आकर लेट गई।
उसका जहन खिड़की की सलाखों के बारे में बड़ी तेजी से सोचने लगा था। अगर किसी तरह खिड़की की 3 सलाखें अपनी जगह से हट जाए तो चंपाकली इस खिड़की में से नीचे उतरने की कोई तदबीर कर सकती थी। जब आदमी की जान पर बनी हो तो वो सलाखें क्या पहाड़ भी काट सकता है। खिड़की पर पर्दा पड़ा रहता था। अगर चंपाकली 1-2 सलाखें काटने में कामयाब हो भी जाए तो पर्दा आगे कर देने से किसी को पता नहीं चल सकता। चंपाकली ने पहले तो सलाखों को काटने की कोशिश की, मगर इसमें कामयाब ना हुई। अब उसने 3-4 सलाखों को चुन लिया और उन्हें अपनी जगह से उठाने की कार्रवाई शुरू कर दी। 1-2 रातों की कोशिश के बाद वो खिड़की की 3 सलाखें अपनी जगह से उखाड़ने में कामयाब हो गई। ये सलाखें ऊपर उठाकर वो खिड़की में से नीचे खाई में उतर सकती थी। उसके बाद चंपाकली ने अगली ही रात हवेली से फरार होने का फैसला कर लिया। बिस्तर की 2 चादरें फाड़कर उसका एक रस्सा बनाया और एक तरफ छुपाकर रख दिया। अगली रात उसे फरार होना था। रुपए पैसे की चंपाकली के पास कमी नहीं थी। उसने मखमल की एक थैली में से सोने के सिक्कों की लावा नागपाल की दी हुई, राजा विशाला की बांझ रानी की हीरे की अंगूठी भी रख ली। लिबास उसने स्याह रंग का मुंतखब किया ताकि रात के वक्त वो अपने आप को छुपा सके। श्रीलंका की बंदरगाह से रात के वक्त भी बड़ी कश्तियां तिजारत का सामान लेकर हिंदुस्तान की साहली बंदरगाह को जाती थी। इस बारे में चंपाकली ने पूरी मालूमात हासिल कर रखी थी। जिस रात उसे हवेली से निकलना था उस रात वो शाम को ही बुखार का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई। सौदागर मुतिंगा कुछ देर के लिए उसकी अयादत को आया और थोड़ी देर उसके पास ठहर कर चला गया। सुंदरी भी मुंह रखने को उसकी अयादत के लिए आई। ऊपर से चंपाकली की बीमारी पर बड़ी तशवीश का इजहार कर रही थी, मगर अंदर से खुश थी कि उसका तीर ठीक निशाने पर लगा है और उसका जादू टोना चंपाकली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। चंपाकली को ये फिक्र थी कि अगर सुंदरी कहीं उठकर खिड़की के पास गई तो उसे उखड़ी हुई 3 सलाखें साफ नजर आ जाएंगी। चुनाचा उसने सुंदरी को इधर उधर की बातों में लगाए रखा और उसकी तारीफ करती रही कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सुंदरी जैसी सहेली मिल गई। सुंदरी भी कुछ देर रुकने के बाद चली गई। नौकरानी गोपी चंपाकली के पास ही थी। जब रात गहरी हो गई तो चंपाकली ने उसे ये कहकर रुखसत कर दिया कि मुझे नींद आ रही है, अब तुम जाकर आराम करो। गोपी भी चली गई। जब चंपाकली कमरे में तनहा रह गई तो वह बिस्तर से उठकर दबे पांव खिड़की के पास गई, पर्दा हटाकर उखड़ी हुई सलाखों को देखा और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। शहर में आधी रात गुजरने का गज्जर बजता था। चंपाकली को उसका इंतजार था। जब रात आधी गुजरी तो गज्जर बजने की आवाज़ चंद सेकंड के लिए गूंजकर खामोश हो गई। चारों तरफ एक सकूत छा गया। चंपाकली की ख्वाबगाह में जैतून के तेल का चांदी का चिराग जल रहा था, जिसकी लो उसने धीमी कर रखी थी। चंपाकली के फरार का वक्त हो गया था। बिस्तर से उठकर उसने पलंग के नीचे से बटी हुई बिस्तर की चादरों का रस्सा निकाला और उसका एक सिरा खिड़की की बाकी 3 सलाखों के साथ पक्का करके बांध दिया। मखमल की छोटी थैली जिसमें उसने सोने के कुछ सिक्के और कुछ कीमती मोती और विशाला के राजा की बांझ रानी की हीरे की अंगूठी रखी हुई थी, उसे अच्छी तरह से अपनी साड़ी के अंदर छुपा कर रख लिया। एक नज़र खिड़की के नीचे डाली। नीचे गहरी तारीकी छाई हुई थी। वाज़े तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि दूसरी मंजिल के बाद नीचे गहरी खाई है। उसने चादर का रस्सा खिड़की के बाहर लटका दिया। सफ़ेद रस्सा नीचे कुछ दूर तक नजर आ रहा था। चंपाकली ने आंखें बंद करके अपने देवताओं को याद किया और रस्से का एक बल अपनी कमर के गिर्द डालकर उसे पकड़कर बड़ी एहतियात के साथ खिड़की में से निकलकर नीचे लटक गई। उसके दोनों हाथों पर उसके जिस्म का पूरा बोझ पड़ रहा था। चंपाकली ने दोनों पांव दीवार के साथ टिका दिए और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो रुक रुक कर रस्सा छोड़ती जा रही थी और नीचे उतरती जा रही थी। इस तरह वो एक मंजिल नीचे उतर गई, फिर दूसरी मंजिल भी उतर गई। जहाँ दूसरी मंजिल खत्म होती थी वहाँ हवेली की दीवार के साथ पत्थरों को जोड़कर 3 फुट चौड़ा रास्ता बनाया हुआ था। उसके बारे में चंपाकली को कुछ इल्म नहीं था। उसका ख्याल था कि वो सीधी खाई में उतरेगी। अब जो उसने पत्थरों की बन्नी देखी तो खाई में उतरने की बजाय रस्सा छोड़कर दीवार को पकड़कर 3 फुट चौड़े रास्ते पर चलने लगी। रात की तारीकी में वो बेहद संभल कर कदम उठा रही थी, क्योंकि उसकी एक तरफ गहरी खाई थी। जरा सी बेहतियाती उसे गहरी खाई में गिरा सकती थी। खाई की तारीक गहराई में से झींगरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो हवेली की दीवार से चिमटी कदम कदम आगे बढ़ रही थी। जहाँ दीवार एक तरफ घूम गई वहाँ खाई के ऊपर तख्ते डालकर पुल सा बनाया हुआ था। चंपाकली झुककर तेज तेज कदम उठाती पुल के ऊपर से गुजर गई। आगे नारियल के दरख्तों के नीचे से बंदरगाह की तरफ एक रास्ता जाता था। वो तेज तेज कदमों के साथ अंधेरे में उस रास्ते पर चल पड़ी।